हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम महिला सुपरवाइज़र के बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आने की संभावना है, तो सारे लोग पूरे क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है, रक्त शरीर में क्या काम करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन के पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। तो रक्त क्या होता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तभी तो शरीर खड़ा रहेगा, तभी शरीर पोषण हो। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा, ये सारे काम नहीं होंगे। तो सबसे मेन काम रक्त क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है? रक्त करते हैं। आपसे पूछें कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सरल ऊतक है, सरल संयुक्त ऊतक है या संयोजी ऊतक है? तो ये याद रखना आपकी जो रक्त है वो संयोजी ऊतक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आपको याद रखना है रक्त संयोजी ऊतक है। और ये प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। इसमें इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट रहती हैं। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं ना। कभी कभी बुखार होता है तो प्लेटलेट बढ़ जाती हैं, तो है ना थ्रोम्बोलाइट्स। वो एक तो थ्रोम्बोलाइट्स होता है, एक तो थ्रोम्बोलाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। और एक होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी होता है, और ल्यूकोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं फिर आरबीसी किसको बोलते हैं, तो याद रखना एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को ही क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ। जो एरिथ्रोसाइट होता है ना, वो ही क्या होता है? आरबीसी होता है। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी होता है। और जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट वो डब्ल्यूबीसी होता है। ल्यूकोसाइट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। और रक्त पूरा क्या होता है? ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रक्त क्या होता है। अगर ये पूछा ऊतक होता है, द्रव होता है, कोशिका होती है, तो आपको याद रखना है कि ये ऊतक होता है। किस प्रकार का ऊतक होता है? तो तरल संयोजी ऊतक रक्त को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक रक्त को बोला जाता है, ये याद रखना। इसके अलावा जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का ही एक आरबीसी की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो ल्यूकेमिया नामक रोग, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी होती है। इसके बाद एक सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। वो सिकल सेल एनीमिया भी इसी के ही कारण होता है, आरबीसी के कारण से। ऐसे नॉर्मली आरबीसी कैसी होती हैं? इस प्रकार की होती हैं। जब सिकल सेल एनीमिया व्यक्ति को हो जाता है तो इस प्रकार की हथौड़ी की आकार की रक्त कोशिकाएं हो जाती हैं, जिससे जैसे कि इन आरबीसी का काल जो होता है, आरबीसी का काल नॉर्मली 120 दिन होता है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसका काल 10 से 20 दिन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो सभी को पता है। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6 या 8? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय कितने कक्षों से मिलकर बना होता है? 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। एक तो क्या होता है? दायां आलिंद और दायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय, और बायां आलिंद और बायां निलय। बायां आलिंद और बायां निलंद। ये हृदय के 4 प्रकार होते हैं, जो 4 कक्ष होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। ये बार बार बारी बारी से सिकुड़ते हैं, जिससे पूरे हृदय में रक्त पंप होता है। रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है? सबसे पहला जो रक्त होता है वो दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है? दाएं निलय में जाता है। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? एक बारी मैं बता देती हूँ, रुक जाओ। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, है ना। अब कैसे रक्त होता है, कैसे हृदय में रक्त पंप करता है? तो सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है दाएं आलिंद में। फिर कहाँ जाता है? फिर जाता है दाएं निलय में। सबसे पहले कहाँ जाता है? दाएं आलिंद में। फिर कहाँ जाता है? दाएं निलय में। दायां निलय रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। क्या करता है? दायां निलय फेफड़ों में रक्त को पंप करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय सिराओं के जरिए हृदय में वापस जाता है, और ये फिर कहाँ जाता है? ये यहाँ वापस आके ये जो ऐसा आता है, और ये बाएं निलय में आता है। रक्त कहाँ आता है? बाएं निलय में आता है।
यहाँ पे इसको महाधमनी में पंप करता है। महाधमनी के जरिए ये बाएं आनंद में आता है और इसके बाद ये पूरा जो शरीर है वहाँ पर ऑक्सीजन युक्त प्रवाहित करता है। इस प्रकार से हृदय में 4 बाल्ब होते हैं जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। और ये भी याद रखना, इसके 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं? जनरली बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये पूछा भी जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखिए, औसत मानव हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना धड़कता है? तो मानव का हृदय जो 1 मिनट में धड़कता है वो धड़कता है 72 बार। 1 मिनट हो जाएगा और मानव का हृदय 72 बार धड़क जाएगा। मानव हृदय का जो औसत वजन होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना होता है? मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? 300 ग्राम मानव हृदय का वजन होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसको लिख लेना कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग एक लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट, जो ये दोनों ही चीज़ का मैं बोलती हूँ। जरूर अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो पता रहता है कौन वीडियोज़ को देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक दूध पिलाने वाली माता है, उसको प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन आहार में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखो, दूध पिलाने वाली माता को इनमें से अगर देखते हैं चारों में से, तो औसत मात्रा जो होगी वो होगी 70 ग्राम। औसत मात्रा दूध पिलाने वाली माता को कितनी होती है? 70 ग्राम एक औसत मात्रा उनको दी जाती है एक माता को। लेकिन अगर ICMR रिपोर्ट अगर हम 2020 के अनुसार बोलें तो उन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन किया है। जैसे कि अगर 0 से 6 माह की महिला है तो उसको प्रोटीन जो दिया जाएगा वो 63 ग्राम दिया जाएगा। अगर 0 से 6 माह का बच्चा है एक महिला का, और वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती, क्योंकि एक 0 से 6 महीने के बच्चे को लगभग 600 ml दूध प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 600 ml दूध की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसलिए उसको 63 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कि बच्चा कितने का है? 0 से 6 महीने का है। और अगर बच्चा 7 से 12 महीने का है, अगर बच्चा 7 से 12 महीने का है तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 7 से 12 महीने का है तो उसको 59 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि अगर 7 से 12 का है तो कितना लेनी चाहिए? 59 ग्राम लेना चाहिए महिला को। और अगर बच्चा कितने का है? 0 से 6 महीने का है तो उसको कितना लेना चाहिए? तो उसको 63 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर याद नहीं। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष को आपसे पूछें कि एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक सामान्य पुरुष को, तो एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है 54 ग्राम। बात करें एक सामान्य महिला की, सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए है? 46 ग्राम प्रोटीन एक सामान्य महिला को चाहिए है। गर्भवती महिला की अगर बात करते हैं, गर्भवती महिला की बात करते हैं तो अगर दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तिमाही का मतलब होता है कि तीसरे से छठा महीना, और तीसरी तिमाही मतलब 7वें से 9वां महीना। तो गर्भवती महिला की दूसरी तिमाही में 55.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मतलब 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए है। और गर्भवती महिला जब भी कितने की होती है? तीसरी तिमाही में आ जाती है। वो 7वें से 9वें महीने में जब पहुंचती है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए है? तो उसको 68 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब सामान्य महिला से 22 ग्राम अधिक प्रोटीन चाहिए। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और बात पूछते हैं, ये एक बार लिख लो अगर याद नहीं हो, जिससे ये याद हो जाए। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक 16 से 18 साल की लड़की है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए? 16 से 18 साल की लड़की, तो 16 से जो 18 साल की लड़की रहेगी उसको प्रोटीन चाहिए 46 ग्राम। जो सामान्य महिला को आवश्यकता होगी वही 16 से 18 साल की लड़की को भी वही आवश्यकता होगी। जो एक सामान्य महिला को आवश्यकता होती है वही 16 से 18 साल की लड़की को आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो
दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम, सामान्य पुरुष को 54 ग्राम, सामान्य महिला को 46 ग्राम, गर्भवती महिला को 55.5 ग्राम। इसके अलावा बात की जाए अगर गर्भवती महिला कब की है, जब वो दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में है तो 68 ग्राम, है ना। ये पूरा फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए कि अगर 1 से 3 वर्ष का बच्चा है तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए है, तो उसको 12.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितना चाहिए, 12.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि शिशु जो कि 0 से 12 माह का है उसको प्रोटीन कितना चाहिए, तो लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। जैसे 0 से 6 माह का रहेगा तो उसको लगभग 8 ग्राम चाहिए रहेगा, और 6 से 12 महीने का रहेगा तो लगभग 10 से 10.5 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए, याद रखना। इसके अलावा प्रोटीन की बात हो रही है तो ये भी याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। आपसे पूछे हैं कि 100 ग्राम मूंगफली से कितनी प्रोटीन प्राप्त होती है, 100 ग्राम मूंगफली से 26 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। 100 ग्राम मूंगफली से 100 ग्राम अगर मूंगफली आपने ले ली तो कितनी प्रोटीन प्राप्त होगी, 26 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी। 100 ग्राम चने से कितना मिलता है, 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम चना आपने खा लिया तो 19 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया। ये आपको याद रखना, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। ये मैंने, अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया है या आपने हमारे नोट्स लिए हैं तो ये सारा मैंने आपको करवा दिया है, आपको याद होगा। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि सामान्य लोगों को प्रति किलो बॉडी वेट प्रोटीन कितना आवश्यक होता है, तो जो साधारण व्यायाम करते हैं उनको 0.8 से 1.2 ग्राम प्रति किलो, मतलब 1 किलो का है तो 1.2 ग्राम, 2 किलो का है तो इसका दोगुना हो जाएगा 2.4 ग्राम। ऐसे वजन के हिसाब से प्रति किलो कितना चाहिए रहता है, 0.8 से 12 ग्राम चाहिए रहता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त की पीएच वैल्यू कैसी होती है। देखो पहली बात तो याद रखो मानव रक्त होता क्या है और मानव रक्त होता कैसा है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। मानव रक्त होता कैसा है और इसकी पीएच वैल्यू ये बताती है कि जो आपका पदार्थ है वो कैसा है, जो आपका पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये उसकी पीएच वैल्यू बताती है। तो मानव रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो होता है 7.36 से 7.42। अब ये जैसे पीएच का स्केल है, ये सपोज करो पीएच का स्केल है ना, यहाँ पे आया है 0, यहाँ पे आया है 7, यहाँ पे आया है 6, यहाँ पे आया है 5, यहाँ पे आया है 4, यहाँ पे आया है 3, इसके अलावा यहाँ पे आया है 8, यहाँ पे आया है 9 और यहाँ पे आया है 10। 7 से जितना मान कम होता जाएगा उतना ही अम्लीयता बढ़ती जाएगी, है ना, और 7 से जितना मान बढ़ता जाएगा उतनी ही क्षारीयता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 7 से कम है तो वो पदार्थ कैसा है, अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो कैसा है, क्षार है। अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.36 से 7.42 है। मतलब रक्त का पीएच स्तर क्या है, किस तरह का है, कौन सी इसका वो है, क्षारीय है। पीएच कैसा, रक्त कैसा पदार्थ है, रक्त जो है वो क्षारीय पदार्थ है क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। 7 होना मतलब उदासीन होता है, ना अम्ल ना क्षार। 7 से कम अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। ये प्रकृति इसकी थोड़ी सी क्षारीय होती है क्योंकि ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रक्त का पीएच अगर कम हो जाता है तो शरीर में अम्लीयता का संकेत देता है, और रक्त का पीएच स्तर अगर ये इतना होता है, इसकी जो सामान्य वैल्यू मतलब आपका जो ब्लड है वो सही अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है। रक्त का पीएच अगर इतना होता है, यदि पीएच कम हो जाता है तो अम्लीयता बढ़ जाती है जो कि
प्रॉब्लम वाली होती है। जनरली जो पीएच मान होता है रक्त का वो स्थिर अवस्था में होता है। कैसा होता है? स्थिर अवस्था में रहता है। रक्त में अगर रक्त प्रवाह में अगर अनियमित पीएच स्तर हो जाए, जैसे कि 7 से कम हो जाए या 7 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो शरीर में प्रभाव नकारात्मक पड़ सकते हैं। ठीक है। पीएच स्केल का उदासीन मान किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और मानव रक्त कैसा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मानव रक्त कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है, बहुत ज़्यादा क्षारीय, थोड़ा सा क्षारीय? तो ये भी आपको याद रखना है, कम क्षारीय है। ये फैक्ट भी याद रखना है कि रक्त कैसा है? कम क्षारीय। इसके अलावा रक्त के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रक्त की पीएच वैल्यू, रक्त कैसा है? तो क्षारीय है, लेकिन कैसा क्षारीय है? कम क्षारीय। इसके अलावा ये पूछा जाता है रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है, और वो भी कैसा ऊतक है? रक्त एक संयोजी ऊतक। क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और प्लाज्मा से मिलकर ये बना होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ये बहुत बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर ये जैसे कि ये जो डिजिट दी है 7.36 से 7.42, कहीं कहीं पर ये ऐसा भी दे देते हैं केवल 7.5, तो आपको वो 7.5 ही निशान लगा के आना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो माप का जो पीएच स्केल का किसने प्रयोग किया था? सोरेनसन ने पीएच स्केल का प्रयोग किया था। ये भी आपको याद रखना है। किसने किया था सोरेनसन का पीएच स्केल का उपयोग? तो पीएच स्केल का उपयोग किया था सबसे पहले सोरेनसन ने। अगला है ज्वर क्या है। अब ज्वर क्या है? आपने नाम सुना होगा। ज्वर को अगर हिंदी भाषा में बोलें तो ज्वर को बोला जाता है बुखार। ज्वर को क्या बोला जाता है? बुखार। बुखार क्या होता है? त्वचा की सूजन होता है, ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन होता है, दर्द होता है, या रक्त कणिकाओं की सूजन होता है। तो बुखार जब आ जाता है ना, तो हमारा जो शरीर है उसमें हमारी नसें बनी होती हैं इस प्रकार से, उसमें कणिकाएँ होती हैं रक्त में। तो इन कणिकाओं में जो हो जाती है वो सूजन आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? ज्वर या बुखार बोला जाता है। ज्वर या बुखार किसको बोलते हैं? रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर या बुखार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जनरल सी बात है, बहुत छोटे से ही पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जैव कोशिका का या किसी भी जीवित कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? किसी भी जीव की जीवित कोशिका में, देखो जैव कोशिका मतलब मानव की कोशिका बात कर रहे हैं। मानव में केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन सेलुलोज की कोशिका भित्ति मानव में नहीं होती है, ये जंतुओं में पाई जाती है। जंतु जो होते हैं ना, झाड़ी वाड़ी खा लेते, आपको झाड़ी खाने बोल दे तो आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में, आपके मुँह में सेलुलोज नहीं पाया जाता। सेलुलोज जो होता है वो इनको पचाने में मदद करता है, तो हम ये नहीं खा सकते, इसलिए हमारे में ये नहीं पाया जाता। अगला है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं? मानव महिलाओं को प्रजनन में, मतलब प्रजनन हो उनके लिए, इसको कौन सा हार्मोन इसके लिए तेज़ी से वृद्धि करता है, मतलब अधिक से अधिक अंडाणु उत्पादन को प्रेरित करता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक प्रकार का स्टेरॉइड है। एस्ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी स्टेरॉइड है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि गर्भधारण को, गर्भ क्षमता को, गर्भावस्था को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम स्तर के कारण ही जो गर्भावस्था है वो बनी हुई रहती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आप FSH बोलते हो, जो कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं अंडाणु को, तो अंडाणु को प्रेरित करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हुआ और हुआ प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही क्या होते हैं? महिला के महिला के गर्भाशय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? महिला के गर्भाशय में दोनों तरफ ये पाए जाते हैं, और अंडे परिपक्व होने के लिए संग्रहित होते हैं। हर महीने एक अंडा निकलता है जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है।
है ना, एस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, यही अंडाणु उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि करता है। इसके अलावा ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये करके क्या करता है, तो महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में जब संयुक्त क्रिया होती है, मतलब जब मेल और फीमेल का जो अंडाणु मिल जाता है, तो वो अंडाणु के उत्पादन को, संयुग्मित क्रिया में अंडाणु उत्पादन को बढ़ाता है। एक होता है LH हार्मोन, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये जब ये अंडा निकलने वाला होता है फॉलिकल से, ये एक फॉलिकल है, इसके अंदर ये अंडा भरा है। अंडा जब निकलता है तो अंडे को निकलने के लिए कौन प्रेरित करता है, LH करता है। अंडे को बनाने में कौन मदद करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडे को बनाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित होता है और ये FSH और LH को स्नावित करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्नावित करता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय की परत को बढ़ाता है, मरम्मत करता है, ये सारे काम करता है। तो देखो इसका जो प्रजनन ये में कौन सा हार्मोन तेज़ी से वृद्धि करता है, अंडाणु उत्पादन अकेले आ गया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा, बाकी इसका आंसर नहीं तो एस्ट्रोजन होगा। अगला है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोवस्टर संबद्ध होता है, मतलब एरिकनट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मोरियोपॉड्स होते हैं, कौन इनमें से शरीर रचना में वर्गीकरण में संबद्ध होता है, तो वो है क्रिस्टेशियंस। क्रिस्टेशियन मानव के शरीर के वर्गीकरण से संबंधित होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक के हमारे दो प्रकार की हमारी सुविधा है, या तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपके पास ये नोट्स जो होते हैं, ये टोटल जो 7 बुकलेट होती हैं, ये आपके घर पहुंचती हैं, जिसमें टोटल 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती है, 1 बुकलेट आपको MCQ 3000 प्लस MCQ की मिलती है और 1 वन लाइनर की बुक मिलती है। ये देख सकते हैं आप, ये टोटल पूरी 7 बुकलेट रहती है, 7 बुक्स का एक कॉम्बो है। इसके साथ ही आपको हमारा ये ऑनलाइन कॉम्बो भी मिलता है। ये ऑनलाइन कॉम्बो आप अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे नोट्स मंगाते हैं तो ये कॉम्बो फ्री मिलता है, लेकिन आपको अगर हमारी बुक्स नहीं मंगाना है, हमारा 7 बुक्स का कॉम्बो नहीं मंगाना है, तो आप हमारा केवल ऑनलाइन कॉम्बो ले सकते हैं। ऑनलाइन में क्या क्या मिलता है आपको, सबसे पहली जादुई ट्रिक्स, हर फैक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए हम ट्रिक्स बना कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि कठिन रहता है, योजनाओं की डेट बहुत कठिन होती हैं, ICMR भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, याद नहीं होता है, तो हम ट्रिक बनाकर याद कराते हैं, ट्रिक्स द्वारा आंसर याद कराते हैं। डेली टॉपिक वाइज, डेली एक हमारा ही चैनल है जो डेली टेस्ट कराता है, डेली आप खुद को आंक पाते हो। और डेली टेस्ट के कारण क्या होता है ना, कि आपको रहता है कि आज हमारा टेस्ट है, तो आपकी पढ़ाई भी हो पाती है। तो डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, डेली हम ही PDF तैयार करके आपको देते हैं। बुक्स हमारी अलग हैं, उनसे हमारा कोई, बुक्स आपने ले ली वो आपको पढ़ना है। अगर हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए PDF भी हम ही बनाकर प्रोवाइड करा के आपको देते हैं ईजी लैंग्वेज में। ट्रिक्स द्वारा आंसर याद कराते हैं, ऑडियो लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझाया जाता है पूरा। हजारों प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है डेली। 500 प्लस योजना, 1000 प्लस CDP के MCQ, 11000 एक सुपरवाइज़र क्वेश्चन और 1000 ICMR MCQ, ये सारा आपको केवल 799 मिल रहा है। और डेली टेस्ट, आपको टेस्ट सीरीज़ भी अलग से परचेस नहीं करना, इसी में ही हम सारा कुछ दे रहे हैं। अगर आप हमारा केवल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका चार्ज 799 है, लेकिन अगर आप हमारी हार्ड कॉपी भी मंगवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 1599। 1599 प्लस कुरियर चार्ज है। अगर आप हमारी हार्ड कॉपी भी मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, या आप ये 7 बुक्स का कॉम्बो बंच इस प्रकार से आपके पास आता है, जिसमें 5 थ्योरी, 1 MCQ और 1 वन लाइनर बुक्स रहती है। बाकी ऑनलाइन का मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑनलाइन में आपको 3 ग्रुप मिलते हैं, एक PDF ग्रुप मिलता है, एक टेस्ट ग्रुप मिलता है और एक WhatsApp ग्रुप मिलता है, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। 24/7 आपको MCQ भेजे जाते हैं, तैयारी कराई जाती है, ट्रिक्स कराई जाती है। जितने भी अधिनियम हैं, सारे अधिनियम को ट्रिक द्वारा करवाया जा रहा है, सारे अधिनियम की धाराओं को ट्रिक द्वारा करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम तक आपकी सारी फुलफिल तैयारी होगी, गणित के प्रश्नों को ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। ये सारा का सारा ओनली ऑनलाइन कोर्स केवल 799 में है, और बुक्स मंगाएंगे तो 1599 में है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो किससे नापा जाता है? हाइड्रो से तो नहीं नापा जाता, आर्द्रता नापी जाती है, ब्यूरोमीटर से भी नहीं नापा जाता है, थर्मामीटर से तो तापमान नापा जाता है। देखो जहाँ भी दूध आ जाए और लैक्टो आ जाए, समझ लो वहीं से ही नापा जाता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व, क्या बोल रहे हैं आपसे, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? लैक्टोमीटर से नापा जाता है। दूध का जो आपेक्षिक घनत्व की अगर बात बोलें तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर गाय के दूध के लिए 1.08 और भैंस के दूध के लिए 1.032 जो होता है तापमान होता है। इस दूध के, अब इसको दूध के घनत्व को किससे नापते हैं? तो इसको नापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। आपसे पूछें एक जो अच्छे किस्म के गाय का दूध होता है उसका घनत्व कितना होता है? तो 1.03 होता है उसका आपेक्षिक घनत्व। कितना होता है? 1.03 उसका आपेक्षिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा कौन सा कहलाता है? बायोडीजल पौधा इनमें से कौन सा कहलाता है? ईसाबगोल, बेलाडोना, एजाटीरेक्टा या जेट्रोफा? तो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल पौधा कहलाता है। अगला है, मनुष्य के कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X गुणसूत्र अगर मिल जाता है तो एक बालक का जन्म होता है, और यदि पुरुष का X मिल जाए और महिला का भी X मिल जाए तो क्या होता है? एक महिला का जन्म होता है, या एक लड़की का जन्म होता है। पुरुष के पास XY गुणसूत्र रहते हैं, महिला के पास XX गुणसूत्र रहते हैं। यदि पुरुष का भी X आ गया और महिला का भी X आ गया तो क्या हो जाएगी? लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर पुरुष का Y आ गया और महिला का X आ गया तो क्या हो जाएगा? लड़का पैदा हो जाएगा। ये स्थिति होती है। तो पुरुष का Y होता है और स्त्री का क्या होता है? X होता है। कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंध नहीं है? हृदयघात अगर BP बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा है, अटैक आने वाला होता है तो क्या होता है? सब सीने में दर्द बिल्कुल होता है, पसीना और जी भी मचलाता है, बाहाँ दर्द और झंझनाहट भी होती है, पैरों में दर्द नहीं होता। बाकी के सब लक्षण जो हैं हृदयघात से संबंधित हैं। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? भी मैंने बताया था 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। आपको मुझे अब कमेंट करके क्वेश्चन बताना है, आपके लिए आंसर है। सारे लोग कमेंट करिएगा। एक नवजात बच्चे का जो हृदय है वो कितना धड़कता है 1 मिनट में? एक नवजात बच्चे का हृदय, इसको फीटल हार्ट रेट भी बोलते हैं, FHR। मैंने करवाया भी है एक MCQ सेट में। आपको, आप लोगों को बताना है कि एक नवजात का जो होती है, नवजात का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। एक नवजात का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसके अलावा आपको एक और न्यूज़ देती हूँ आपको, सबसे महत्वपूर्ण, कि हमारा इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे चार्ट डाल रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल के MCQ करा रहे हैं, बहुत अच्छे क्विज़ करा रहे हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आंगनवाड़ी के बहुत सारे चार्ट जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलते हैं, हमने वहाँ पे डाले हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मेरी ID को। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। ये मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ पर इस नंबर पर फॉलो कर सकते हैं, और यहीं से आप नोट्स का भी पता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर से आप, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया? छोटे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ? ये दक्षिण अफ्रीका के थे, और दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, वहाँ पे इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो याद रखना है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला जो ऑपरेशन है वो किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। कब किया? ये 1967 में किया। कहाँ पे किया है? केप टाउन में, 1967 में। डेट भी याद रखना, 1967 में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया है
क्रिस्टियन बर्नार्ड। और यह ऑपरेशन चिकित्सा विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। और भारत के अगर पहला पूछें कि भारत में किसने किया था, भारत में एक पीके सेन थे, उन्होंने किया था। भारत में किसने किया था, भारत में एक पीके सेन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। भारत में किसने किया था, पीके सेन ने किया था। और विश्व में किसने किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ पे किया था, केप टाउन में किया था। 3 दिसंबर 1967 एक ऐसा दिन है जब विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था और ये चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन, रक्त संचार, ऑक्सीजन या एंटीसेप्टिक औषधि। बहुत सरल क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये कब की थी, 1928 में की थी। पेनिसिलिन की खोज से ही एंटीबायोटिक दवाइयों की शुरुआत हुई। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयों की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत कब से हुई थी, जब से पेनिसिलिन की खोज हुई है। जब से पेनिसिलिन की खोज हुई है तभी से ही एंटीबायोटिक दवाइयों की शुरुआत भी हो गई है, याद रखना। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा कि फंगस में एक पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया के खिलाफ असरदार होता है। इसी पदार्थ को उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया था और इनको 1945 में इसी के लिए, इस पेनिसिलिन की खोज के लिए ही नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। याद रखना किसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। इन्होंने लंदन में इसकी खोज की थी। कहाँ की थी, लंदन में। और इसी पेनिसिलिन की खोज के साथ ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं या जीवित जीव होते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, विटामिन्स कितने होते हैं, ए बी सी डी ई के। ये विटामिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन विटामिन बी के भी 8 प्रकार होते हैं, जिससे टोटल विटामिन कितने हो जाते हैं, 13 विटामिन हो जाते हैं। अब ये विटामिन कितने हैं, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर को प्रतिरक्षात्मकता प्रदान करते हैं, मतलब शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर के सामान्य कामकाज में वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है तो उपापचय जो संतुलन होता है वो गड़बड़ा जाता है, तो उपापचय असंतुलन हो जाता है। विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटते हैं हम, कौन कौन सी, ये याद रखना, 8 और 13 विटामिन जो होते हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। बाकी के जो ए डी ई और जो के होते हैं वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखना। बहुत सारे विटामिन हमको खाने से ही मिल जाते हैं। विटामिन की कमी को रोकने के लिए इनका नियमित सेवन करना चाहिए। अगर विटामिन आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप बाहर से भी मल्टीविटामिन्स के टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए बी सी के। जनरली पपीता में विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और विटामिन के भी पाया जाता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। इसका क्वेश्चन अगर बनता ना तो इसका क्वेश्चन ये बनना चाहिए था कि पपीते में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ना, लेकिन इसमें पूछना है पाया जाता है तो अपन ये इसमें मानेंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पपीते में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है क्या, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, जीरोपथैलेमिया या रतौंधी नामक रोग हो जाता है। एक सामान्य पुरुष को विटामिन ए डेली लेना चाहिए, लगभग 1000 माइक्रोग्राम, और एक सामान्य महिला को लेना चाहिए 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। याद रखना, एक सामान्य पुरुष को 1000 और एक सामान्य महिला को 840। यदि महिला क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है,
तो उसको चाहिए 900, उसको चाहिए कितना, 900 माइक्रोग्राम। एक गर्भवती महिला को विटामिन ए कितना चाहिए है, 900 माइक्रोग्राम चाहिए। और एक धात्री महिला है जो स्तनपान करा रही है, उसको 940 माइक्रोग्राम चाहिए है। तो ये विटामिन ए की ज़रूरतें हैं, वो याद रखना। इसके बाद पपीते में, इसके अलावा पपीते में कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। कैल्शियम से याद आया कि कैल्शियम की प्रतिदिन कितनी मात्रा चाहिए, तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को चाहिए। ये हमारे शरीर की बोन्स को मजबूत करने के लिए सहायक होते हैं। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? देखो, प्रोटीन तो हमारे शरीर में कुछ बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, हार्मोन भी बनते हैं। विटामिन ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में नहीं बन पाता है। विटामिन की कमी से अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। विटामिन ऐसी चीज़ है, विटामिन को हमको भोजन से लेना पड़ता है। विटामिन को किससे लेना पड़ता है? भोजन से हमको लेना पड़ता है। अमीनो एसिड भी शरीर में नहीं बन पाते हैं, इन्हें भी हमको भोजन से लेना पड़ता है। 9 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं और ये आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इसके अलावा कुछ अमीनो अम्ल जैसे 11 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिन्हें शरीर बना लेता है। विटामिन डी सूरज की रोशनी से बन जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं बनते। विटामिन ए और विटामिन सी हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। और किस प्रकार का यौगिक है? ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ये भी ध्यान रखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है एक किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट क्लर्क एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, वो मांसपेशियों को बनाते हैं। हार्मोन हमारे शरीर के संदेश वाहक होते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं हमारे शरीर का संदेश वाहक कौन होते हैं? तो हार्मोन होते हैं। ये रक्त प्रवाह से ऊतकों या अंगों तक जाते हैं। हमारे शरीर के रासायनिक संदेश वाहक इनको हम बोलते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? तेज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम क्या करते हैं? एंजाइम करते हैं। और प्रोटीन अस्थि, त्वचा, बाल, हमारे नाखून, ये सारे के सारे प्रोटीन से ही बने होते हैं। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट ज़रूर करते जाइएगा वीडियो को। और नोट्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6260190944। अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। डेली टेस्ट दीजिए। डेली टेस्ट देने से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ में क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं ना, तो वो भी याद हो जाते हैं। डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। अगर रात को 10 बजे वाला नहीं दे पाए तो आप 4 बजे वाला दे सकते हैं। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में से सबसे ज़्यादा सुप्रभाव्य है? सुप्रभाव्य का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। माना एक हानि जो सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरणों से प्रभावित होता है तो वो होता है आँखें। आँखें जो होती हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं हानिकारक विकिरणों से। एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया अगर किसी को हो जाए तो क्या हो जाता है? तो घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। ध्यान संवेदना की कमी जिसको बोलते हैं, कुछ ध्यान में नहीं रहता है। एनीमिया क्या होता है? तो ये क्या होता है इसमें, जैसे कि घ्राण मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सूंघ नहीं पाते हैं। सूंघना जो होता है ना, किसी की बदबू आती है, स्मेल आती है, तो वो ये जो घ्राण संबंधी बीमारी होती है उसमें नहीं आती है। एनीमिया को हिंदी में अगर शुद्ध भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं गंध की कमी। क्या बोलते हैं? गंध की कमी, मतलब खुशबू की कमी या किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का आपकी नाक में किसी भी प्रकार का वो नहीं होता है, किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होती है। और एक अस्थायी परेशानी होती है जब सर्दी के कारण अगर नाक ठस जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये हो जाती है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, उस स्थिति में भी ये एनीमिया हो जाता है। तो याद रखना, एनीमिया क्या होता है? घ्राण संवेदना की कमी को एनीमिया बोलते हैं। अगला है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। बिल्कुल सही है।
इसे विटामिन ए की कमी है, ये भी सही है। तो ए और बा दोनों ही सही हो जाएगा और बा ए की सही व्याख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अन्नप्राशन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी में किस मंगलवार को होता है? अन्नप्राशन जो कार्यक्रम होता है वो 3rd मंगलवार को होता है। अन्नप्राशन कार्यक्रम किस मंगलवार को होता है? तो अन्नप्राशन कार्यक्रम जो होता है वो 3rd मंगलवार को होता है। मैं आपको अभी जो क्या हुआ है कि जो मंगलवार हुए हैं ना वो अपडेट हुए हैं। सक्षम 2.0, एक सेकेंड, सक्षम 2.0 एक पोषण योजना आई है, 2018 में आई है, 2022 तक कुपोषण का लक्ष्य करने के लिए उसमें ये कार्यक्रम को अपडेट किया है। पहला जो मंगलवार होता है उसमें सुपोषण दिवस मनाया जाता है। पहले मंगलवार को क्या होता है? सुपोषण दिवस मनाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, पुरुषों को पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। दूसरा जो मंगलवार होता है उसमें गोद भराई की जाती है। दूसरे मंगलवार में क्या होता है? गोद भराई की जाती है, याद रखना। गोद भराई किस मंगलवार में की जाती है? दूसरे मंगलवार में गोद भराई की जाती है। दूसरे को गोद होगी, याद रखना। इसके अलावा जो तीसरा मंगलवार है उसमें अन्नप्राशन कार्यक्रम होता है। तीसरे मंगलवार में क्या होता है? अन्नप्राशन कार्यक्रम होता है। बच्चा 6 माह का पूर्ण कर लेता है तो उसे ऊपरी आहार खिलाया जाता है। चौथा मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है। चौथे मंगलवार को क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस मनाया जाता है। और 5वें मंगलवार को क्या मनाया जाता है? 5वें मंगलवार को मनाया जाता है लालिमा दिवस। 5वें मंगलवार को मनाया जाता है लालिमा दिवस। ये 5वें मंगलवार याद है। ये पूरा जो नया अपडेट हुआ है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी डाला है, वहाँ पर भी देख लीजिएगा। ये पूरा लिख भी लीजिएगा। पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है? सुपोषण दिवस। दूसरे को गोद भराई, तीसरे को अन्नप्राशन, चौथे को जन्म दिवस और 5वें को लालिमा होता है। इसमें प्रजनन आयु वर्ग जो होती हैं महिलाएं 45 वर्ष से कम वाली, उनको फॉलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं। और जो इस जो आंगनवाड़ी में है उसमें जो बच्चे, किशोर बच्चे होते हैं ना, किशोर बच्चों को नीली गोली दी जाती है। किशोरों को कैसी गोली दी जाती है? नीली गोली। अन्नप्राशन कार्यक्रम कब मनाया जाता है? तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। अगला है, किस शारीरिक पराक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। किससे संबंधित है? रक्त जमाव से थ्रोम्बिन का संबंध है। विटामिन के की अगर शरीर में हमारे कमी हो जाती है, किसकी? विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त जमता नहीं है, खून बहता रहता है। एड्स किससे होता है? एड्स जो होता है वो एड्स विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? HIV जो वायरस होता है, एड्स किससे होता है? HIV, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके अलावा ये एक रोटा वायरस जो होता है ना, उसकी एक प्रजाति होती है। HIV वायरस शरीर के बाहर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। ये संक्रमित व्यक्ति और असंक्रमित व्यक्ति के बीच अंतरंग संपर्क के जरिए फैलता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसमें ये लक्षण हो गए हैं, बहुत बाद में उसको पता चलता है। इसके लिए बहुत सारे हमारे जो भारत है उसमें वो भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लोगों को इसकी जागरूकता फैलाने के लिए। अगला है, एम्यूनोसेंटेसिस क्या तरीका है भ्रूण के लिंग को पहचानने का? अमीनो एसिड के प्रकार का, प्रोटीन अमीनो एसिड के, हार्मोन का प्रकार का। एम्नियोसेंटोसिस ये क्या करता है ना, एक प्रसव पूर्व जांच होती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व जांच बोलते हैं एम्नियोसेंटेसिस को। इसमें क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के बारे में पूरी जानकारी पता चलती है। गर्भाशय से एक एम्नियोटिक द्रव निकाला जाता है। ये एम्नियोटिक द्रव क्या होता है? जैसे कि एक बच्चा इसमें एक ऐसा द्रव भरा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा ये है और उसके चारों तरफ ये द्रव जो भरा होता है ना, इसको एम्नियोटिक द्रव कहते हैं। इसी द्रव को क्या होता है? निकाल लिया जाता है।
और उसकी जांच की जाती है। इस द्रव में भ्रूण से जो कोशिकाएं निकलती रहती हैं उनकी जांच होती है, जिससे आनुवंशिक जानकारी पता चलती है और बताया जाता है कि आनुवंशिक गुणसूत्र से लड़का है या लड़की है। इस जांच के जरिए भ्रूण में ओपन न्यूरल टिप डोज जैसे कि स्पाइना बिफिडा का भी पता लगाया जा सकता है, कहीं बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। अगर गर्भावस्था के 15 सप्ताह के बाद एमनियोसेंटेसिस कराई जाती है तो गर्भपात की संभावना बहुत कम होती है। 15 सप्ताह के बाद गर्भपात नहीं कराया जाता, जैसा बच्चा है वैसा ही होता है। तो इस प्रकार एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक एमनियोटिक द्रव निकालना है। प्रसव पूर्व जांच होती है, इसी के द्वारा ये भी चेक किया जा सकता है कि भ्रूण क्या है। जनरली इसको टेस्ट इसलिए कराते हैं कि तंत्रिका तंत्र में कोई बेकार तो नहीं है, जिसको हम स्पाइना बिफिडा बोलते हैं, जिससे कि बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहीं के वहीं समाप्त कर सकें। एक ऐसा ही एक एक्ट बना MTP, उसमें 24 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है वो, लेकिन उनके लिए है कोई रेप विक्टिम है, महिला का बच्चा स्थिति खराब है, उस स्थिति में जो है गर्भपात कराया जा सकता है। गोल्डन जो धान होता है, मतलब सुनहरा जो चावल होता है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या विटामिन के पाया जाता है। गोल्डन धान की बात कर रहे हैं, क्या पाया? गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का एक वो प्रकार होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। ये जो कि पादप में मिलता है। पादप से जो भी चीज़ें विटामिन ए के रूप में प्राप्त होंगी उनमें बीटा कैरोटीन ही पाया जाता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की मात्रा अन्य खाद्य पदार्थों से ज़्यादा होती है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का अग्रदूत कहते हैं। बीटा कैरोटीन को क्या कहते हैं? विटामिन ए का जो होता है अग्रदूत कहा जाता है। बीटा कैरोटीन को क्या बोला जाता है? एक सेकेंड। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का अग्रदूत बोला जाता है, याद रखना। बीटा कैरोटीन को किसका अग्रदूत बोला जाता है? विटामिन ए का अग्रदूत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? जितने भी खट्टे फल होते हैं वो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आवश्यक हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन व्यक्ति को कितना विटामिन सी चाहिए है? महिला को 65 ग्राम चाहिए है और पुरुष को 80 ग्राम चाहिए। वही धात्री महिला को भी 80 ग्राम ही चाहिए है, याद रखना। कितना चाहिए? 80 ग्राम। ये और सामान्य पुरुष को 65 ग्राम और सामान्य पुरुष को 80 ग्राम और सामान्य महिला को 65 ग्राम चाहिए है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन से होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं? एरिएज होता है, सेल्फेटेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, या प्रोटीएज होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान हो जाती है? लैक्टिक अम्ल। जब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमाव हो जाता है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा रेस्ट किया जाता है या ग्लूकोज पिया जाता है, तो ये जो जमा होता है वो हट जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समूह में पाया जाता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो ये होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है बहुतायत में मनुष्य को मिलता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्यक्ति में दिया जाता है। प्रतिदिन व्यक्ति को 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को कितना चाहिए है? 150 चाहिए। एक गर्भवती महिला की बात करें तो 250 माइक्रोग्राम चाहिए है आयोडीन, और एक धात्री महिला की बात करें तो उसको 280 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए है। ये याद रखना है। मैंने एक ICMR का एक आपको चार्ट करवाया है। ICMR का पार्ट 1 के MCQ करवा दिए, पार्ट 2 कल या परसों में लाऊंगी। उसमें पूरी ICMR रिपोर्ट में किसको क्या दिया जाता है ये सारा कुछ कवर है। ICMR पार्ट 1 के नाम से आप देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी, देख लीजिएगा। देखो मेरे चैनल पर 3-4 सीरीज़ चल रही है। एक चल रही है A सीरीज़। ए सीरीज़ में मैं क्या करवा रही हूँ? टॉपिक वाइज MCQ करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज थ्योरी भी करवा रही हूँ। कुपोषण हुआ, प्रसव चरण हुए, गर्भावस्था चरण हुए, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। ए सीरीज़ की पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है, जो कि आपको हमारे नोट्स देने पर मिलता है।
या आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके भी 6-7 पार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसके करीब 17-18 पार्ट हो चुके हैं। तो ये सारा अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक योजनाओं का भी पार्ट चल रहा है, योजना भी आपको देखना है। मैंने अभी बताया था कि जन्म दिवस आंगनवाड़ी की कब मनाए। देखो प्रथम पे कौन सा मनाया जाता है, सुपोषण दिवस प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सुपोषण दिवस? प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है। दूसरे मंगलवार को क्या मनाया जाता है? दूसरे मंगलवार को गोद भराई होती है। दूसरे मंगलवार क्या होती है? गोद भराई होती है और श्रीफल और खूब सारी श्रृंगार सामग्री दी जाती है। तीसरे में अन्नप्राशन कार्यक्रम होता है। तीसरे में क्या होता है? अन्नप्राशन। और चौथे में क्या होता है? जन्म दिवस। चौथे में क्या होता है? जन्म दिवस होता है। और पाँचवें में होता है लालिमा। पाँचवें लालिमा होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म दिवस कार्यक्रम आंगनवाड़ी में किस माह को बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, उन देशों में जहाँ का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? उनको बेरी बीमारी हो जाती है, मतलब विटामिन बी की कमी हो जाती है। साल्क का टीका किस रोग से संबंधित है? साल्क का टीका पोलियो से संबंधित है। पोलियो के जो दो टीके हैं, एक तो है साल्क और एक है सॉबिन। सॉबिन ने जो बनाया है वो ओरल टीका बनाया 2 बूंद जिंदगी की, और जो साल्क ने बनाया है वो IPV जो टीका है FIPV, मतलब फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है त्वचा में ID मोड द्वारा, ये दी जाती है FIPV। और जो सॉबिन होता है वो ओरल दिया जाता है। सबसे पहले जो खोज की गई थी साल्क टीके की गई थी 1955 में, और लगभग 1966-67 में सॉबिन टीके की खोज की गई थी। याद रखिएगा, जो सॉल्क है वो निष्क्रिय टीका है, जो सॉबिन है वो सक्रिय टीका है। ये देखिए फ्रेंड, ये चार्ट देख रहे हैं ना, इस तरह के चार्ट जो है ना पूरे टीकाकरण के आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। मैं एक बार और लिंक दे रही हूँ, आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम की ID है, फॉलो कीजिएगा और सारे लोग कमेंट भी कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगियों में से कौन इनमें से यौन संबंधित है? हीमोफीलिया हो गया, T-टेक्स व्याधि हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हाइपरटेंशन। हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया में क्या होता है ना कि रक्त जमता नहीं है। अगर रक्त एक बार ही निकलना शुरू हो जाए ना तो रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में, तो याद रखना। और ये आनुवंशिक बीमारी ज़्यादातर जो राजघराने के लोग होते हैं ना उनमें ये बीमारी देखी जाती है। तो ये हीमोफीलिया कैसी है? हाइपरटेंशन तो क्या होता है, जो हाई BP होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। केसीन दूध होता है, केसीन दूध में क्या होता है? जीवाणु होती है, शर्करा होती है, प्रोटीन होती है वर्षा। तो केसीन दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। हृदय कब आराम करता है? हृदय आराम कराना तो व्यक्ति ऊपर डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा भगवान के पास, तो कभी आराम नहीं करता हृदय। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? ना तो 98.8 फ़ारेनहाइट होता है, ना 98 फ़ारेनहाइट होता है, ना 98.8 फ़ारेनहाइट होता है। इनमें से कोई भी मानव शरीर का तापमान नहीं होता, तो इनमें से कोई या नहीं आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस पे देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध आती है, उसका कारण क्या है? तो क्या कारण होता है? तो मूत्रालय क्या होता है? जो मूत्र होता है उसमें यूरिन पाया जाता है। तो यूरिन किससे बना होता है? यूरिन बना होता है अमोनिया से, तो इसलिए किसकी दुर्गंध आती है? वो अमोनिया की दुर्गंध आती है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता, ऑक्सीजन का, जलवाष्प का या नाइट्रोजन का? श्वसन क्रिया में इन तीनों का तो होगा, नाइट्रोजन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा? इनमें से तो फल और सब्जी पोषण तो प्रदान करेंगे लेकिन ऊतक वृद्धि नहीं करेंगे, जबकि पनीर क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ये ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा।
अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है? 6 महीने का जो बच्चा होता है, बच्चों को पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है। 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को क्या होता है? पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? जब बच्चा कितने का होता है? जब मतलब कौन से मंगलवार को दिया जाता है? तीसरे मंगलवार को दिया जाता है, जब बच्चा 6 माह पूर्ण कर लेता है। अगला है, गर्भवती महिला का वजन ICMR के अनुसार कितना बढ़ता है? ICMR 2024, वैसे तो अगर देखा जाए तो 10 से 12 किलो एक गर्भवती महिला का पूरी गर्भावस्था में बढ़ता है। दूसरी और तीसरे जो वो होती है तिमाही, उसमें तो हर हफ्ते 500 ग्राम वजन एक महिला का बढ़ता है। टोटल अगर देखें ICMR 2024 में सेपरेटली लिखा है कि 10 किलो वजन बढ़ता है। 10 किलो नहीं आए, ऐसे डिजिट में आए तो 10 से 12 किलो आंसर आएगा। अदरवाइज 2024 में 2024 का ICMR, पहले मैं ICMR 2020 के अभी मैंने पार्ट 1 करवाया है, देख लीजिएगा। उसके बाद पूरे पार्ट 2 पार्ट 3 कर, उसके बाद ICMR की पूरी रिपोर्ट याद हो जाएगी। उसके बाद 2024 की ICMR करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।